हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमारा सेकंड लेसन चल रहा था उपभोक्ता का संतुलन। उसमें हम क्रमवाचक विश्लेषण पढ़ रहे थे और उसमें हमने जाना था तटस्थता वक्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी तटस्थता वक्र की विशेषताओं के बारे में। तो याद है ना कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। तटस्थता वक्र ऋणात्मक ढाल का होता है, तटस्थता वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोत्तर होता है, 2 तटस्थता वक्र कभी आपस में एक दूसरे को काटते नहीं हैं और ऊंचा तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि के स्तर को बताता है। तो ये बात थी तटस्थता वक्र की। अब केवल तटस्थता वक्र से ही उपभोक्ता का संतुलन ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसके लिए बजट रेखा का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बजट रेखा के बारे में और इसके बाद हम बात करेंगे उपभोक्ता के संतुलन की। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं बजट रेखा। बच्चों, बजट रेखा जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं बजट लाइन, बजट रेखा जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं बजट लाइन। तो बच्चों, इसका दूसरा नाम क्या है? कीमत रेखा। क्या नाम है? कीमत रेखा। याद रहेगा, इसका एक नाम और है प्राप्त होने वाले संयोगों की रेखा। लेकिन आपको केवल 2 नाम याद रख लेते हैं, वो भी इनफ है, ऐसे तो इसके और भी नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहते हैं। और अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है तो बच्चों ये भी जानते हैं। तो हमने तटस्थता वक्र विश्लेषण के बारे में जाना। हमने पढ़ा कि तटस्थता वक्र 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जो कि उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। लेकिन हमने एक बात और की थी कि ऊंचा तटस्थता वक्र हमेशा अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। तो ये बात तो सोचने लायक है, नहीं है ना, कि उपभोक्ता हमेशा क्या करेगा? ऊंचे तटस्थता वक्र पर ही जाएगा। वो नीचे तटस्थता वक्र को क्यों चूज करेगा? लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि कीमत रेखा जो है वो उपभोक्ता को बाउंड कर देती है ऊंचे तटस्थता वक्र पर जाने से, क्योंकि उपभोक्ता की आय तो कैसी होती है? सीमित। तो वही चीज दिखाती है कीमत रेखा। तो कीमत रेखा की क्या परिभाषा है? 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली रेखा जो कि दी हुई आय और कीमतों के आधार पर खींची जाती है, उसे ही कहते हैं बजट रेखा या कीमत रेखा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, एक बार देख ले कि 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को बताती है जिसे उपभोक्ता अपनी सीमित आय, ध्यान रहेगा बच्चों, सीमित आय और वस्तुओं की कीमतें दी होने पर खरीद सकता है। मतलब कहने का कि जो बजट रेखा है उसके हर एक बिंदु पर कोई ना कोई संयोग होता है जिसे कि उपभोक्ता अपनी आय और दी हुई कीमतों के आधार पर ही खरीद सकता है। इससे ऊपर वो पहुंच नहीं सकता। इसको अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो हम 3 चीज़ें देखी हमने। बजट रेखा के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो उपभोक्ता की आय, वो भी उसको बाउंड करती है। एक वस्तुओं की कीमतें, और वस्तुएं भी कितनी हैं? 2 वस्तुएं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कितना अच्छी तरीके से बना हुआ है। ये तो आपके दिमाग में यूं ही इम्प्रिंट हो जाएगा कि बजट रेखा की 3 मान्यताएं हो गई। एक तो उपभोक्ता की आय, एक 2 वस्तुएं और दोनों वस्तुओं की क्या? कीमतें। ठीक है बच्चों, अब बजट रेखा का निर्माण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। हमने तो ये तो पढ़ लिया कि दी हुई आय और दोनों वस्तुओं की कीमतें जो कि बजट रेखा का निर्माण करती है, लेकिन वो किस प्रकार करती हैं आइए देखते हैं। माना उपभोक्ता की आय क्या है? M, और X वस्तु की कीमत है PX और Y वस्तु की कीमत है PY। अब आपको बजट समीकरण को देखकर कुछ तो याद आ रहा होगा। आ रहा है? उपभोक्ता संतुलन किसमें? गणनावाचक विश्लेषण में। उसमें भी हमने ये कहा था कि आय के प्रतिबंध की शर्त होती है और आय किसके बराबर होता है? उपभोक्ता के व्यय के बराबर। अर्थात उपभोक्ता कुछ भी बचत नहीं करता, उसकी जितनी आय होती है वो उसको खर्च कर देता है। तो M बराबर क्या होगा? X मल्टीप्लाई PX प्लस Y मल्टीप्लाई PY। तो इस समीकरण के आधार पर हम उपभोक्ता के संतुलन को देखेंगे और बजट रेखा का निर्माण भी करेंगे। यदि हम मान लेते हैं ऊपर वाले के हिसाब से कि उपभोक्ता की आय है 50, कितनी है? 50 रुपए, और X वस्तु की कीमत है 2 रुपए।
और y वस्तु की कीमत कितनी है? 5 रुपये। तो बच्चों 50 रुपये में से यदि हम माने कि उपभोक्ता अपनी सारी आय किस पे खर्च कर देता है? x वस्तु पर, तो 50/2 कितनी वस्तु खरीद पाएगा? 25। x वस्तु की कितनी इकाई? 25। और यदि हम माने वो सारी किस पे खर्च कर देता है? y वस्तु पर, तो कितनी खरीद पाएगा y वस्तु को? 50/5 10। तो इन दोनों का क्या हो गया? सीमा निर्धारण हो गया। x वस्तु की तो 25 और y वस्तु की 10। तो इन दोनों संयोगों को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसे ही हम कहते हैं कीमत रेखा या बजट रेखा। और इस लाइन के जो बिंदु होते हैं उस पर वो अलग अलग संयोग होते हैं जिसको कि उपभोक्ता क्या कर सकता है? खरीद सकता है। तो हम बना लें बजट रेखा, बनाते हैं। यहाँ पर हमने मान ली x वस्तु और यहाँ हमने मान ली y वस्तु। ठीक है बच्चों, हम यदि माने कि उपभोक्ता अपने सारी आय किस पर खर्च कर देता है? y वस्तु पर, अर्थात यहाँ पर m बराबर m/py, y वस्तु है ना, इसीलिए। और यदि वो सारी अपनी आय किस पर खर्च कर देता है? x वस्तु पर, तो यहाँ जो बिंदु आएगा वो आएगा m/px। ठीक है बच्चों, यही तो मात्रा आएगी। यहाँ पर इतनी मात्रा x की और यहाँ पर इतनी मात्रा x की और यहाँ पर इतनी मात्रा y की। और अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिलाएं तो जो रेखा बनेगी वो कहलाएगी बजट रेखा। ठीक है बच्चों, ये O बिंदु हो गया, ये A बिंदु हो गया और ये B बिंदु हो गया। तो AB क्या है यहाँ? बजट रेखा। ठीक है, इसको एक बार और समझ लेते हैं कि यदि उपभोक्ता क्या करता है? OA बिंदु पर जाता है, अर्थात A बिंदु का चयन करता है, तो वो अपनी सारी आय किस पर खर्च करता है? Y वस्तु पर। और यदि उपभोक्ता B बिंदु का चयन करता है तो वो अपनी सारी आय किस पर खर्च करता है? X वस्तु पर। तो Y वस्तु की मात्रा और X वस्तु की मात्रा, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है वो कहलाएगी बजट रेखा। और इस पर ये विभिन्न संयोग होंगे जिस पर कि वो X वस्तु और Y वस्तु की अलग अलग मात्रा खरीद सकता है। अब उपभोक्ता पर डिपेंड करता है कि वो अपनी आय को किस प्रकार से खर्च करता है, X वस्तु की कितनी मात्रा खरीदता है और Y वस्तु की कितनी मात्रा। चूँकि ये आय की सीमा को दर्शाती है, इसीलिए इसे आय की सीमा रेखा भी कहते हैं। अब बच्चों एक बात कि यदि इसके नीचे कोई पॉइंट है, बजट रेखा के नीचे कोई पॉइंट है, तो इसका क्या मतलब? मान लिया हमने C बिंदु है और इसके ऊपर है D बिंदु, तो इन दोनों बिंदुओं का क्या अर्थ है वो भी समझ लेते हैं। कि C बिंदु का अर्थ है कि उपभोक्ता अपनी सीमा से नीचे है, आय की जो उसकी सीमा है उससे नीचे है, अर्थात कि वो अपनी आय को क्या कर रहा है? बचा रहा है। समझ में आ रहा है? यदि वो C बिंदु का चयन करता है तो इसका मतलब होता है कि उपभोक्ता अपनी आय को बचा रहा है। तो इस बिंदु को तो हम कह सकते हैं, इसके जो नीचे जो बिंदु हैं, ये जो पूरा एरिया है, दिख रहा है बच्चों, इस एरिया को तो हम कह सकते हैं प्राप्त संयोग, क्योंकि ये उपभोक्ता को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आय है, उसकी लिमिट यहाँ तक होती है, तो ये तो उसको होते हैं प्राप्त। चूँकि D बिंदु वो उपभोक्ता की आय से ऊपर है और उपभोक्ता की आय क्या हो गई? कम, तो ये संयोग कहलाएगा अप्राप्त। आ रहा है बच्चों समझ में कि जो बजट रेखा है उससे नीचे का जो एरिया है वो तो प्राप्त है और बजट रेखा के ऊपर का जो एरिया है वो होगा अप्राप्त, क्योंकि उपभोक्ता की आय कैसी रहती है? सीमित रहती है। ठीक है बच्चों, तो ये प्राप्त संयोग और ये हो गया अप्राप्त संयोग। लेकिन हम यहाँ मानते हैं कि उपभोक्ता इस बजट रेखा पर ही किसी बिंदु का चयन करता है, अर्थात वह अपनी सारी आय को क्या कर देता है? खर्च कर देता है, कुछ भी बचत नहीं करता। तो ये थी आपकी बच्चों बजट रेखा। अब ये बजट रेखा, और यहाँ पर हमको इसका लिखना है समीकरण, m बराबर x इंटू पी एक्स प्लस y इंटू पी वाई। ठीक है बच्चों, आप इसको और अच्छे से क्लियर इस तरीके से बनाइएगा, O A B, ये है x वस्तु,
ये है y वस्तु। ठीक है बच्चों, यहाँ a पे आपको दिखाना है m बटे में py और यहाँ दिखाना है m बटे में px और यहाँ लिखना है आपको बजट समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी क्या है, आपकी बजट रेखा है। अब बच्चों बजट रेखा का ढाल जो है वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए वो भी देखते हैं। तो बजट रेखा मैं दोबारा बना देती हूँ, उसमें बनाने में क्या है, ये हो गई हमारी ए बी बजट रेखा। ठीक है, हमने ए बिंदु को कैसे प्राप्त किया था, m बटे में पी वाई, और इसको कैसे ज्ञात किया था, m बटे में पी एक्स। अब मैंने इतनी बार लिख दिया, इतनी बार बना दिया, तो आपको तो मुझे लगता है ऐसे ही याद हो गया होगा, ऐसे ही समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं बजट रेखा का ढाल कैसे ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ढाल क्या होता है, ढाल का सूत्र होता है डेल्टा y बटे में डेल्टा x। कुछ याद आया, किसका सूत्र था ये, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का। अब यहाँ डेल्टा y क्या है, डेल्टा y है m बटे में पी वाई, m बटे में पी वाई, और डेल्टा x क्या है, m बटे में पी एक्स। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा y बटे में डेल्टा x तो ढाल होता है, और बजट रेखा का ढाल क्या है, इसे हम लिख सकते हैं बजट रेखा का ढाल। वो है m बटे में पी वाई अपॉन m बटे में पी एक्स। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, m बटे में पी वाई मल्टीप्लाई पी एक्स बटे m से m कट हो गया, तो क्या बचा, पी एक्स बटे में पी वाई, अर्थात बजट रेखा का ढाल x और y वस्तु की कीमत के अनुपात के बराबर होता है। यही बात यहाँ लिखी गई है, लिखी गई है नहीं लिखी गई है, ये मैंने आपको डिराइव करना बताया कि किस तरीके से आप बजट रेखा का ढाल निकालेंगे। डायरेक्ट सूत्र तो हर कोई याद कर लेगा, लेकिन उसको बनाते कैसे हैं, किस तरीके से हमने निकाला है, वो समझाया है कि m बटे में पी वाई अर्थात डेल्टा y में परिवर्तन बटे में m बटे में पी एक्स अर्थात किस में परिवर्तन, ये जो डेल्टा x में परिवर्तन, उसको हम डिवाइड करने पर जो निकलेगा वो निकलेगा बजट रेखा का ढाल, जो कि आएगा पी एक्स बटे पी वाई अर्थात दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर। तो बच्चों समझ में आ गया बजट रेखा का ढाल क्या होता है, दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर। चूँकि बजट रेखा कैसी होती है, ऋणात्मक ढाल की, इसीलिए ये भी कैसा होता है, ऋणात्मक अर्थात माइनस में होता है। यहाँ पर इसको शो नहीं करा हुआ, लेकिन आप इसे हमेशा माइनस में ही मानेंगे। ठीक है, तो यही बात क्या है, बजट रेखा का ढाल क्या है, पी एक्स बटे पी वाई अर्थात दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर। अब बच्चों हमें तटस्था वक्र का ढाल भी समझ में आ गया, बजट रेखा का ढाल भी समझ में आ गया, तटस्था वक्र को भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, बजट रेखा को भी पढ़ लिया। अब आ जाए अपनी बात पर, अर्थात उपभोक्ता के संतुलन पर। तो उपभोक्ता संतुलन क्या है, वो बात भी हम कर चुके हैं कि उपभोक्ता तब संतुलन में होता है जब वो दी हुई कीमतों, जो वस्तुओं की कीमतें होती हैं उनमें और दी हुई आय में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है और अपने उपभोग में परिवर्तन का इच्छुक नहीं होता, अर्थात जहाँ पर वो है वहीं पर वो संतुष्ट रहता है, उसे ही हम कहते हैं उपभोक्ता का संतुलन। ठीक है बच्चों, यहाँ देख सकते हैं हम उपभोक्ता का संतुलन कि उपभोक्ता वहाँ संतुलन में होगा जहाँ वह अपनी आय व वस्तुओं की कीमत दी हुई होने पर अपनी संतुष्टि को अधिकतम करेगा। ठीक है, अब देखो इसके पास 100 रुपये इसकी आय है, इसकी कीमत 20 है और इसकी कीमत 10 है, तो ये कैसे खरीदेगी, ये उपभोक्ता संतुलन के द्वारा हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कि उपभोक्ता के संतुलन में क्या चीज़ है मेन, एक तो आय दी हुई होती है, वस्तुओं की कीमतें दी हुई होती हैं और उसके आधार पर उपभोक्ता को अपनी संतुष्टि अधिकतम करनी होती है। अब हमने गणनावाचक विश्लेषण में तो उपभोक्ता के संतुलन को पढ़ लिया था, अब किसकी बारी है, क्रमवाचक विश्लेषण की, और क्रमवाचक विश्लेषण में हमने तटस्था वक्र विश्लेषण को भी पढ़ लिया और कीमत रेखा को भी पढ़ लिया। तो बस इन दोनों से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उपभोक्ता का संतुलन। तो उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें होती हैं क्रमवाचक विश्लेषण में। पहली शर्त है कि तटस्था वक्र कीमत रेखा या बजट रेखा को स्पर्श करना चाहिए। यही है तटस्था वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की शर्तें। 2-3 शर्तें हैं। पहली है
बजट रेखा तटस्था वक्र को क्या करे, स्पर्श करे। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, जहां पर वो स्पर्श करता है, तटस्था वक्र और बजट रेखा दोनों को हम बढ़ चुके हैं, वहां पर तो तटस्था वक्र का ढाल क्या होता है, प्रतिस्थापन की सीमांतर, याद आ रहा है ना, MRS XY डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और बजट रेखा का ढाल क्या होता है, जो कि हमने अभी पढ़ा, दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर, अर्थात PX बटे PY। तो दोनों के ढाल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। MRS XY बराबर PX बटे में PY, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो वही यहाँ लिखा है कि तटस्था वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर हो, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांतर कीमत के अनुपात के बराबर हो। तो तटस्था वक्र का ढाल क्या है, MRS अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांतर, और बजट रेखा का ढाल क्या है, दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर, अर्थात PX बटे में PY, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। दोनों आपस में क्या हो जाने चाहिए, बराबर। यही कौन सी शर्त है, इसकी आवश्यक शर्त है। समझ में आया। तो दूसरी शर्त भी आ गई समझ में। अब तीसरी शर्त क्या है उपभोक्ता के संतुलन की, तो उपभोक्ता के संतुलन की तीसरी शर्त है कि जो तटस्था वक्र है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांतर कैसी होनी चाहिए, घटती हुई। वो हमने तटस्था वक्र की विशेषताओं में पढ़ ही लिया था। तो ये इसकी तीसरी शर्त है कि तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर हो, अर्थात MRS घटती हुई होनी चाहिए। इस शर्त को पर्याप्त शर्त भी कहते हैं। वो तो आवश्यक शर्त थी, ये है पर्याप्त शर्त। ठीक है बच्चों, अब ये जो हमने तीनों शर्तें पढ़ी हैं, अब इसको डायग्राम से देख लें कि किस प्रकार से कौन से बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा। आइए देखते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ बना ली हमारी बजट रेखा A और B, जो कि दोनों वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर इसका ढाल होता है। हो गई बात, ठीक है। अब इसके बाद हमको बनाने हैं तटस्था वक्र। तो हमने यहाँ बना लिया एक तटस्था वक्र, दो तटस्था वक्र और ये तीसरा तटस्था वक्र, IC1, IC2 और IC3। यहाँ हम तटस्था मानचित्र के हिसाब से कई तटस्था वक्र बना रहे हैं, तभी तो हम चूज कर पाएंगे कि हमें कौन से बिंदु पर संतुलन करना है। ठीक है। अब बच्चों, पहली जो शर्त थी वो क्या थी हमारी, कि तटस्था वक्र और बजट रेखा आपस में क्या होनी चाहिए, स्पर्श करने चाहिए। तो हम वो बिंदु देखते हैं जहाँ वो आपस में स्पर्श कर रहे हों। तो कौन कौन से बिंदु है, तो ये वाला बिंदु है, बिंदु P लिख देते हैं, बिंदु P और बिंदु Q, ये वाला बिंदु है, और एक बिंदु ये है, और इस बिंदु को हम लिख देते हैं R बिंदु। ये IC3 का तो कोई बिंदु स्पर्श ही नहीं कर रहा। तो हम देख रहे हैं कि IC1 के दो बिंदु PQ, P और Q तटस्था वक्र को और बजट रेखा को स्पर्श कर रहे हैं, और IC2 का एक बिंदु अर्थात R कीमत रेखा को स्पर्श कर रहा है। अब उपभोक्ता P और Q, और इसका IC3 का तो कर ही नहीं रहा, तो उपभोक्ता P पर और Q पर क्यों संतुलन नहीं होगा उपभोक्ता का, उपभोक्ता P और Q पर इसलिए संतुलित नहीं होगा क्योंकि उपभोक्ता हमेशा अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है, जो कि उसे IC1 की बजाय किस पर मिलेगी, IC2 पर, क्योंकि ऊंचा तटस्था वक्र क्या बताता है, अधिक संतुष्टि के स्तर को दर्शाता है। तो उपभोक्ता R बिंदु पर अपना संतुलन करेगा, यहाँ X वस्तु और ये Y वस्तु का उपभोग करेगा। अब R वस्तु पर उपभोक्ता के संतुलन की तीनों शर्तें पूरी होती हैं। पहली शर्त कि तटस्था वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करना चाहिए, वो भी कर रहा है R बिंदु पर। दूसरी शर्त, तटस्था वक्र का जो ढाल है अर्थात क्या, MRS बराबर बजट रेखा का ढाल अर्थात PX बटे PY, जो कि आवश्यक शर्त है, ये शर्त भी यहाँ पर पूरी हो रही है। ठीक है। और जो तीसरी शर्त है कि तटस्था वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए, वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर है, वो शर्त भी यहाँ पूरी हो रही है। अतः उपभोक्ता R बिंदु पर संतुलित होगा। IC3
पर वो संतुलित हो ही नहीं सकता क्योंकि वो उसके बजट के ही बाहर है। देख रहे हो ना, बजट रेखा के बाहर है, टच ही नहीं कर रहा वो उसको। और IC1 पर इसलिए नहीं करता क्योंकि नीचा तटस्थ वक्र उपभोक्ता को कम संतुष्टि प्रदान करता है, इसीलिए उपभोक्ता IC2 के R बिंदु पर अपना संतुलन स्थापित करेगा। ठीक है बच्चों, आगे समझ में आप इसको क्लियरली अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। उपभोक्ता का संतुलन क्रमवाचक विश्लेषण में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने जब लेसन स्टार्ट किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व का कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से, चाहे वो छोटे क्वेश्चंस में आए, चाहे वो बड़े क्वेश्चंस में आए, चाहे वो बोल सकते हैं वस्तुनिष्ठ, लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक या निबंधात्मक प्रश्नों में जरूर पूछा जाता है। तो आप इन सबको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने बजट रेखा के बारे में पढ़ा कि दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को दर्शाने वाली रेखा जो कि उपभोक्ता की दी हुई आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों के आधार पर बनाई जाती है, कीमत रेखा कहलाती है, या इसको हम बोलते हैं बजट रेखा। इसके बाद हमने पढ़ा उपभोक्ता के संतुलन के बारे में कि उपभोक्ता संतुलन कहाँ करेगा? जहाँ वह अपनी दी हुई आय और वस्तुओं की कीमतों के हिसाब से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा हो और परिवर्तन का इच्छुक ना हो। और क्रमवाचक विश्लेषण के हिसाब से उपभोक्ता के संतुलन की 3 शर्त है: बजट रेखा और तटस्थ वक्र दोनों आपस में स्पर्श करने चाहिए, तटस्थ वक्र का ढाल अर्थात प्रतिस्थापन की सीमांत दर और बजट रेखा का ढाल अर्थात दोनों वस्तुओं की कीमतों का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और जो तीसरी शर्त है, जो कि पर्याप्त शर्त है, तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होना चाहिए। तो बच्चों, आशा है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए, उसको बार बार सुनिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। मुझे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगता है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? ये पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा है उपभोक्ता का संतुलन, याद है ना? पूरे 7 पार्ट है इसके। उन 7 पार्ट्स को आपको क्या करना है? रिवाइज करना है, दोबारा सुनना है, दोबारा समझना है, ताकि कि जब हम क्वेश्चन आंसर करें तो आप सारे क्वेश्चन आंसर को क्या कर सकें? सॉल्व कर सकें। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए और नोट करते रहिए। थैंक यू।